नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा जैव प्रक्रम, और इसके 3 पार्ट है वो कंप्लीट आपके अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको उन 3 पार्ट को देखना है और अच्छे से आपको याद करना है। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 हमारा जैव प्रक्रम, जिसका 4th पार्ट हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, और इससे आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त दाब की, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसकी परिभाषा, यानी रक्त दाब क्या होता है। तो रक्त दाब की परिभाषा क्या होती है कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। यानी रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, जो प्रेशर उत्पन्न होता है, और उस प्रेशर को, उस दाब को हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। और यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। और रक्त दाब का सबसे पहला परीक्षण स्टीफन हेल्स ने किसमें किया था, घोड़ों में किया था। कि रक्त दाब का सबसे पहला परीक्षण, सबसे पहला टेस्ट स्टीफन हेल्स ने किस पर किया था, घोड़ों पर किया था। और जो रक्त दाब होता है वो आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर या रक्त दाब मापी यंत्र से मापा जाता है, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। और अब है रक्त दाब के प्रकार, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपके 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला दाब है आपके प्रकुंचन दाब। क्या होता है, प्रकुंचन दाब। और दूसरा क्या होता है आपके अनुशिथिलन दाब। तो सबसे पहले हम बात करें प्रकुंचन दाब की, कि प्रकुंचन दाब क्या होता है। तो हृदय के प्रकुंचन, हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब कहते हैं। कि हृदय से, हार्ट से संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण जो धमनी होती है उसमें रक्त बहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब कहते हैं। और सामान्य प्रकुंचन दाब है वो लगभग कितना होता है, 120 mm पारा माना जाता है। और सेकंड है आपके अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब क्या होता है कि हृदय से, हृदय में शिथिलन के कारण धमनी में रक्त दाब है वो कम हो जाता है, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुशिथिलन दाब कहते हैं। और अनुशिथिलन दाब लगभग कितना होता है, 80 mm पारा माना जाता है। उसके 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए, और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। के बाद में हम बात करें पादपों में परिवहन, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें परिवहन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो पौधे हैं वो पर्यावरण से गैस के रूप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ है वो ग्रहण करते हैं, फिर भी उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, और ये पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। कि जो पादप होते हैं उनमें परिवहन की क्रिया किस प्रकार होती है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ है वो ग्रहण करते हैं, फिर भी उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है। और ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, और ये पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। उसके बाद में
पादप परिवहन तंत्र है वो आपके दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है, कि जो पादप परिवहन तंत्र होता है वो दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला ऊतक है आपके जाइलम और दूसरा है आपके फ्लोएम। तो ये दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दोनों की परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है, या जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी आपके आ सकता है। तो जाइलम क्या होता है कि यह ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों व पुष्पों में आदि में पहुंचाता है। उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। कि जाइलम का क्या काम है कि यह ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों व पुष्पों में पहुंचाता है। और फ्लोएम का क्या काम है कि यह ऊतक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों एवं जड़ों में करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। उसके बाद में है आपके जल का परिवहन, यानी जल का परिवहन किस प्रकार से होता है? तो मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा होता है। और मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन सांद्रण में अंतर होने के कारण जल मूल रोमों में प्रवेश करता है और यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विसरित होता हुआ जड़ के जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। ये क्या होता है? आपके जल का परिवहन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि भोजन तथा जो दूसरे पदार्थ है उनका स्थानांतरण कैसे होता है, कि जो भोजन है या दूसरे पदार्थ है उनका ट्रांसफर कैसे होता है, उनका स्थानांतरण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। कि प्रकाश संश्लेषण के जो विलेय उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनका वहन ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। और यह वहन फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र द्वारा होता है। और यह वहन किसके द्वारा होता है? एक फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र है जिसके द्वारा होता है। और फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। और भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका की ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके उत्सर्जन। तो सबसे पहले आपको उत्सर्जन की परिभाषा याद करनी है कि शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मानव में उत्सर्जन है वो किस प्रकार से होता है। तो उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। कि जो उत्सर्जन अंग है उनको हम सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और मनुष्य में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, जिसमें पहला वृक्क यानी किडनी, और दूसरा है आपके मूत्र वाहिनियां, और तीसरा है आपके मूत्राशय, और चार है आपके मूत्र मार्ग। तो इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके किडनी यानी वृक्क। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और यह दोनों वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क है वो गहरे भूरे एवं सेम के बीज की आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है और भीतरी भाग है वो दबा हुआ होता है, जिनके मध्य में छोटा सा एक गड्ढा होता है। और इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। अब हम बात करने वाले हैं मूत्र वाहिनियों के बारे में कि मूत्र वाहिनियां क्या होती हैं। तो ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती है और इनकी भित्ति है वो मोटी होती है तथा गुहा है वो संकरी होती है। इनकी भित्ति में कर्मानुकुंचन पाया जाता है। इन भित्तियों के मध्य में क्या पाया जाता है? कर्मानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र है वो आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद में है आपके मूत्राशय। तो यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियां आकर खुलती है।
वह इसमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचय आशय भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग की हम बात करें तो मूत्राशय का जो पश्च छोर है, मूत्राशय का जो पश्च छोर है वो संकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मूत्रण कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को क्या कहा जाता है? मूत्रण कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपके वर्ककाणु या नेफ्रॉन। तो वर्ककाणु या नेफ्रॉन के बारे में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। कि प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। और नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है। नेफ्रॉन का या वर्ककाणु का जो प्रारंभिक भाग होता है वो एक प्याले के समान माना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बोमन संपुट कहते हैं। और बोमन संपुट के प्याले नुमा खांचे में रक्त की नलियों का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। कि जो बोमन संपुट होता है उसके प्याले नुमा खांचे में रक्त की, ब्लड की नलियों का एक गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस एवं बोमन संपुट को मिलाकर मेलपिग्गी कोश बनता है, मेलपिग्गी कोश कहलाता है। यानी जो ग्लोमेरुलस होता है और जो बोमेन संपुट होता है, अगर उसको मिला देंगे तो मेलपिग्गी कोशिकाएं यहाँ पर बनेंगी। उसके बाद में है आपके कृत्रिम वृक्क या अपोहन। तो कृत्रिम वृक्क या अपोहन की हम बात करें तो उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। और कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। और यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिसे मृत्यु भी हो सकती है। यानी यह शरीर में जो हानिकारक अपशिष्ट हैं उनको संचित कराता है, जिसे मृत्यु भी हो सकती है। और एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति मानी गई है। यानी जो कृत्रिम वृक्क अपोहन होता है वो उत्तरजीविता के लिए एक जैव अंग होता है। और कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और यह शरीर में विषैले अपशिष्टों को संचित कराता है, जिसे मृत्यु भी हो जाती है। और एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति मानी गई है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 6 आपके जैव प्रक्रम, ये भी आपके 4 पार्ट में कंप्लीट होता है। और सारे जो पार्ट हैं वो आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।